गुड इवनिंग टू यू ऑल। आप सभी को सादर नमस्कार। कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज सीआरसी गोरखपुर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज के इस वेबिनार का जो विषय है कोविड-19 उपयुक्त और तनाव प्रबंधन। यह वेबिनार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के इस कोविड-19 के सेकेंड फेज से जो टफ एडवर्स कंडीशन जो गुजर रहा है वो सब हम लोग रूबरू हैं इससे, और हम लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोविड-19 के से क्या क्या मैनेजमेंट है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसके क्या क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, उसके लिए यहाँ पे इस वेबिनार के जरिए हमारे स्पीकर्स, हमारे रिसोर्स पर्संस जुड़े हुए हैं। आज इस पर अपना स्ट्रेस, अपना फोकस, अपना आइडियाज, अपना शेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू warm welcome our director Dr. Himanshu Das sir, director National Institute for Empowerment of Persons with Visual Disabilities, Dehradun. Warm welcome sir. And as well as I would also warm welcome you to a special invitee Shri Rajesh Kumar Misra sir, who is a Jila Divyangjan Sashaktikarana Adhikari, Varanasi Janpad, Varanasi district. Warm welcome sir. I would like to welcome our speakers, Dr. Manoj Prithviraj sir, who is Assistant Professor of Psychiatry Department, AIIMS Gorakhpur, as well as our speakers of Rehab Officers, Sri Rajesh Kumar Yadav sir. I would also thanks to our CRC team members, program coordinators, professionals, parents for this webinar, conducting the day-to-day webinar, and also आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यू कैन आस्क थ्रू दिस चैट बॉक्स एंड यू कैन गेट द टिप्स एंड मैनेजमेंट फॉर द ड्यूरिंग द कोविड-19. सो प्लीज I would like to welcome our speaker Sri Rajesh Kumar sir, Rajesh Kumar Misra sir. If he joined, please welcome sir. Rajesh Kumar Misra sir. Nagendra ji. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. नेटवर्क इशू सर अभी लगातार जारी है सर, संजीव यहाँ जल रही है। हेलो, नेटवर्क इशू की वजह से सर नहीं जुड़ पा रहे हैं सर। सर अभी नहीं जुड़े क्या रमेश जी? नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, इससे सर जुड़ नहीं पा रहे, अभी जुड़े नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा जुड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक ओके आप नहीं जुड़ जाएंगे सर, नेटवर्क इशू है सर। ओके जैसे ही सर आते हैं जोड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक, थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ नेटवर्क इशू है। अभी हमारे बीच के स्पीकर आदरणीय डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा साहब, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सीआरसी गोरखपुर, हमारे बीच नहीं जुड़ पाए हैं कतिपय कारणों से। जैसे ही सर आते हैं, सर का आगमन हमारे बीच होगा, हम सुनेंगे सर के सुदीर्घ अनुभव का लाभ हम इस बीच साझा करेंगे। तब तक मैं टेक्निकल सेशन की शुरुआत करता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय राजेश कुमार यादव साहब, पुनर्वास अधिकारी सीआरसी गोरखपुर को। सर आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को अवगत कराए। आदरणीय राजेश कुमार यादव साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस कार्यक्रम में मुझे अवसर प्रदान किया और सभी के सम्मुख अपनी बातों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और स्ट्रेस मैनेजमेंट के तहत रखने का मौका यहाँ पे प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं प्रणाम करना चाहूँगा अपने आदरणीय निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास सर, जो कि डायरेक्टर NIEPVD हैं। साथ ही साथ मैं प्रणाम करना चाहूँगा श्री रवि कुमार सर को, जो कि रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही आज के जो हमारे दूसरे महत्वपूर्ण वक्ता हैं डॉक्टर मनोज पृथ्वीराज सर, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक नमस्कार। और जैसा कि आज का हमारा
टॉपिक है कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड-19 के दौरान कौन से ऐसे व्यवहार होने चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम जो है अपने आप को कोविड से बचा सकें। क्योंकि वर्तमान जो सेकेंड फेज आया हुआ है इस महामारी का, उसमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट है, बेचैनी है, लोग परेशान हैं कि इस पेंडेमिक के दौरान अब हम क्या करें, कैसे अपने आप को बचाएं। तमाम तरह के स्ट्रेस उनके अंतर्गत आ गए हैं। हल्का सा भी खांसी, बुखार, जुकाम हो जाने पर वो घबरा जा रहे हैं कि कहीं हमारे अंदर कोविड ना हो जाए, और यदि कोविड हो गया कहीं से तो हमारे घर परिवार वालों का क्या होगा, हमारे माँ बाप का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, किस प्रकार से वो अपनी देखभाल करेंगे। इस तरह की तमाम सारी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और अपने आप को इससे बाहर निकाल पाने में कहीं ना कहीं कतिपय कारणों से अक्षम पाए जा रहे हैं। और बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे पेशेंट के साथ जो है तमाम सारी ट्रेजेडी इस प्रकार की हो जा रही है कि वो कोविड से नेगेटिव हो जा रहे हैं, फिर भी जो है वो अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम सारी दिक्कतें, परेशानियां इस समय हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो रही हैं, जिसके कारण हमारे जो समाज है उसमें एक तरह का भय व्याप्त है। और ये जो भय व्याप्त है, इस भय के व्याप्त होने से हमारे जो सामाजिक लोग हैं, हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, वो अपने आप को एक तरह से एडजस्ट कर पाने में, समायोजित कर पाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों को यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं, चूंकि डॉक्टर मनोज पृथ्वीराज सर जुड़े हुए हैं और वो विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिकल फील्ड से रिलेटेड तमाम तरह की जानकारियां आपको प्रदान करेंगे, जिससे आप अपने आप को इस महामारी से बचा पाने में सक्षम होंगे मेडिकल रूप से। लेकिन कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो कि मैं आप लोगों के बीच में साझा करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि इस महामारी के दौरान कौन कौन से बिहेवियर, कौन कौन से व्यवहारों को आप अपनाएंगे और कौन कौन से व्यवहारों को करेंगे जिसके माध्यम से आपके अंदर यह महामारी या यह बीमारी कम से कम फैलेगी और इसका प्रभाव आपके ऊपर कम हो पाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये बातें बताना चाहूंगा कि यदि हमारे अंदर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी का बहुत ज्यादा भरमार होगी, अपने अंदर कूट कूट के सकारात्मकता को हम भरेंगे, तो शायद इस बीमारी से लड़ पाने में हम लोग बहुत ज्यादा सक्षम होंगे। साथ ही साथ इस बीमारी को दूर करने के लिए, इस बीमारी को दूर भगाने के लिए तमाम सारे हमारे पास जो उपाय वर्तमान में मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा बताए जा रहे हैं, आयुर्वेदिक तमाम सारी दवाइयों के संदर्भ में हमें जानकारियां दी जा रही हैं। तो हल्का सा भी यदि कोई सिम्टम हमारे अंदर दिखाई देता है, परिलक्षित होता है, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है कि हम प्रिकॉशंस को लें। हम ये ना सोचें, बहुत सारे लोग समाज में हमारे ऐसे भी मौजूद हैं जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि कोरोना हमारा क्या कर लेगा, कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, हम जो है आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हैं, हमारा शरीर बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट है। इस तरह की तमाम तरह की बातें जो कि अज्ञानतापूर्ण बातें हैं मेरी समझ से, ऐसा कहते हुए बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। तो जिसका परिणाम ये होता है कि वो इस महामारी से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से संक्रमित होते हैं। उनको अपनी जांच नहीं करवाना है, उनको वैक्सीनेशन नहीं करवाना है, उनको सिर्फ अपने ही लय में बहना है। तो यदि इस तरह की चीजें करते हुए लोग पाए जाते हैं तो वही लोग जो है एक तरह से कभी कभी कैरियर का भी काम करते हैं और कभी कभी खुद बीमारी से संक्रमित होकर के तमाम हमारे समाज में अन्य लोगों को भी प्रभावित करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जो इसकी भयावहता है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत रूप से फैलती हुई चली जाती है और लोगों को इससे बचा पाना, इससे निकाल पाना शायद सक्षम नहीं हो पाता। कभी कभी हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे इस बीमारी से संक्रमित हो जाने के बाद
जो अन्य लोग हमारे संपर्क में आएंगे वो किस प्रकार से अपने आप को बचाएंगे। तो इस संदर्भ में लोगों को बहुत ही ज्यादा जागरूक होकर के अपने आप को इससे बचाने की आवश्यकता है। सरकार की भी तमाम तरह की गाइडलाइंस हैं जिसको कि फॉलो अप करना है। तो यहाँ पर कुछ सामान्य सामान्य टिप्स हैं जिनके बारे में मैं संक्षिप्त चर्चा यहाँ पे आप लोगों के सम्मुख जरूर करूंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला एक बात ये बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में तो लॉकडाउन का दौर चल रहा है और कहा गया है कि सभी को अपने अपने घरों में रहना है, घर से कम निकलना है। यदि एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उनके साथ हमारा संपर्क किसी भी प्रकार से होता है तो बहुत आवश्यक रूप से, तो यदि हमें अभिवादन करना है तो अभिवादन करने के लिए हमें बहुत दूरी का एक तरह से ध्यान रखते हुए दूर से ही हाथ उठा करके अभिवादन कर लेना है। किसी भी प्रकार का हाथ मिलाना या पास में जा करके झुक करके पांव छूना या फिर इस तरह की किसी भी तरह की चीजों को हमें नहीं करना है। जो हमें एक पर्याप्त उचित दूरी बताई गई है उस दूरी का पालन करते हुए हमें एक दूसरे का अभिवादन करना है। और यदि कहीं पे आवश्यक होता है कि हम किसी को शाबाशी दें या किसी को अप्रिशिएट करें तो उस जगह पर हम उसको बिना किसी प्रकार से टच किए हुए, बिना किसी प्रकार से उसके संपर्क में आए हुए हम दूर से ही साइन के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से उसको उसके कार्यों हेतु विशेष प्रकार से प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और उस व्यक्ति को कहीं से किसी प्रकार का कोई नुकसान भी ना हो, हम स्वयं बचे रहें और उस व्यक्ति को भी इस बीमारी की भयावहता से बचाए रहें। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक अन्य पहलू पर मैं चर्चा करना चाहूंगा वो है हमारा फिजिकल डिस्टेंस बना करके रखना। जहाँ पे सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस की बात होती है तो यदि बहुत आवश्यक रूप से हम किन्हीं व्यक्तियों से मिल रहे हैं या मार्केट में जा करके कुछ खरीदारी वगैरह कर रहे हैं या कुछ दवाओं का हमें आवश्यक रूप से हमें दवाएं चाहिए तो हम कहीं मेडिकल स्टोर वगैरह पे जा रहे हैं तो वहां पे जैसा बताया गया है कि 2 गज की दूरी और 6 फीट की दूरी एक दूसरे के बीच में रहनी चाहिए। कभी कभी जैसे पुराने समय से हमारी आदतें हैं कि कुछ चीज खरीदना है, कोई चीज लेना है तो हम एक दूसरे के पास बहुत करीब होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमें ही सामान मिल जाए। तो इस तरह की चीजों का हमें अवॉइड करना है और 2 गज की दूरी का पूरी तरह से पालन करना है, चाहे वो हमें किसी लंबी लाइन में खड़े होना हो, चाहे फिर अन्य प्रकार का किसी तरह का इंतजार करना हो, चाहे वो दवा की दुकानें हो, चाहे वो सब्जी राशन शॉप की दुकानें हो या हम किसी डॉक्टर को किसी प्रकार से दिखाने गए हैं वहां पे लगी हुई लाइन हो, हर जगह पे हमें 2 गज की दूरी का पालन करना है, जो कि 2 गज की दूरी या फिर उसको 6 फीट की दूरी कहा जा सकता है। यदि इस तरह से हम इन सब चीजों का पालन करते हैं तो हम जो है इस बीमारी से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और पॉइंट पर मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा कि हम अक्सर जो मास्क लगाते हैं उस मास्क में यहाँ पर मैं प्रेफर करना चाहूंगा आपको कि जो हमारा हैंडमेड मास्क होता है, अक्सर हम घर पे भी मास्क को बना सकते हैं या फिर मास्क के जो अनेक प्रकार इस समय मार्केट में आए हुए हैं तो उन सब में यदि हम घर पे निर्मित हैंडमेड मास्क का उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है। और जब हम मास्क का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी हम असावधानी में गलत तरीके से मास्क का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारी नाक नहीं ढकी होती है, हमारा मुंह नहीं कवर होता है एवं तमाम तरह की गलत तरीकों से हम मास्क का उपयोग करते हैं। या कभी कभी देखा जाता है कि थोड़ा बहुत यदि हमें मास्क को काफी देर तक हमने लगा के रखा
रखा हुआ है तो हमें थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हुई तो हम कहीं मुंह की तरफ से कहीं नाक की तरफ से उसे खोल देते हैं। तो ये भी चीजें हमें जो है काफी नुकसान करती हैं और इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि वायरस या बैक्टीरिया जो है वो कहीं ना कहीं से हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए इस तरह की किसी भी गलती को हमें नहीं करना है और जब हम मास्क का उपयोग करते हैं तो एक पर्याप्त और निश्चित समय तक ही हमें मास्क का उपयोग करना है। उसके पश्चात हमें मास्क को उचित जगह पे, जहां उसे फेंकने के लिए स्थान बना हुआ है, उस जगह पर हमें मास्क को फेंक करके फिर दूसरे मास्क का प्रयोग करना है, जिससे कि हमें उस मास्क में फंसे हुए जो बैक्टीरिया वायरस हैं उसके द्वारा जो प्रभाव है वो हमारे अंदर पुनः उस मास्क के माध्यम से ना जाने पाए। इसलिए तय समय पर पर्याप्त अवधि में हमें मास्क का जो है वो परित्याग कर देना है, उसे कहीं पे फेंक देना है। और यदि हम मास्क को हाथ से पकड़ते हैं तो उस समय हमें अपने हाथों को भी बेहतर तरीके से अच्छे से धोना है, धो करके हाथों को सैनिटाइज करना है, जिससे कि मास्क पे जो चीजें हैं दिक्कत वाली, जिससे हमें परेशानी हो सकती है, तो उससे जो है हमें निजात मिल सके। और मास्क का उपयोग हमेशा करते समय ये नहीं करना चाहिए कि यदि हम बहुत ज्यादा अकेले हों और घर में बैठे हुए हों और हमारे आसपास काफी दूर तक कोई लोग ना हो, तो उस समय हम चाह करके मास्क को उतार भी सकते हैं। और इसका जब हम भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाते हैं और लोगों के संपर्क में आते हैं, वहां पर हमें इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। इसके बाद एक और जो पहलू है इस पे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर आदत होती है कि वो अपने बेवजह अपने नाक को, अपने मुंह को, अपने आंखों को टच करते रहते हैं, या कभी कभी खुजली वगैरह हल्की सी हुई तो उससे वो हाथों से जो है अपने इन सब अंगों को स्पर्श करते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में राय हमारी यही होगी कि बार बार इस चीज को करने से बचें, क्योंकि अक्सर हमारे हाथों से हम किसी न किसी सरफेस को टच किए हुए होते हैं। हम बहुत जगह जाते हैं, अपने कुर्सी को, मेज को, दीवार को, या बहुत सारे कहीं हम बाहर गए, हमने हैंड ग्लव्स का उपयोग नहीं कर रखा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में हम किसी न किसी सरफेस को पकड़े हुए पाए जाते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो हमारे हाथों में लगे हुए हों, और यदि हम जो है सही प्रकार से उचित तरीके से अपने हाथों को बिना वॉश किए हुए नाक मुंह को छूते हैं तो हो सकता है कि हम इन्फेक्टेड हो जाएं, हम संक्रमित हो जाएं। तो इस चीज से भी हमें बचना है और अपने आप को विशेष रूप से इससे बचा करके रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि यदि हम मास्क को नहीं लगाए हुए हों और हमारे आसपास कोई व्यक्ति हो जो खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके माध्यम से भी हम प्रभावित हो सकते हैं। तो जो हमारे श्वसन संबंधी क्रियाएं हैं तो इसको हमें बेहतर तरीके से करना है। मॉर्निंग में हमें स्वच्छ एयर में जो है घूम फिर सकते हैं अपने घर के आसपास, जहां पे किसी तरह के संक्रमण का खतरा ना हो और स्वच्छ वायु हमारे फेफड़ों में जा सके। तो ऐसे भी स्थान पर हम श्वसन की क्रिया को सही प्रकार से कर सकते हैं। और हमें अक्सर ये ध्यान देना है कि यदि हमें खांसी या छींक आती है तो उस अवस्था में सही पद्धति का उपयोग करते हुए, यदि हमने हाथों का कहीं से उपयोग कर लिया है खांसते या छींकते समय, तो अच्छे प्रकार से हाथों को और अपने चीजों को सैनिटाइज करना है, जिसके माध्यम से उन्हें धो करके, जिसके माध्यम से हम प्रभावित ना हो सकें। और जब हमें छींक आती है तो उस समय हमें तौलिया से या किसी अन्य चीज से हमें अपने मुंह को, नाक को ढक करके रखना है और उसके पश्चात हमें बेहतर तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अक्सर किसी भी कार्य को करने से पहले
चाहे वो खाने पीने की क्रियाएं हों या फिर अन्य प्रकार से किसी तरह के अपने शरीर में स्वच्छता की बात हो, तो सबसे पहले हम हाथों के माध्यम से ही क्रियाओं को करते हैं। तो हाथों को बेहतर तरीके से स्वच्छ करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और हाथों को स्वच्छ करते समय जब हम पानी और साथ में हम साबुन का उपयोग करते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारा साबुन होना चाहिए वो हमारे जो हाथों में बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म करने में ज्यादा से ज्यादा सक्षम होना चाहिए। और इसके अलावा हमारे लिए यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूंगा विशेष रूप से, कि जो हमारे घर में उपयोग होने वाली दैनिक उपयोग की चीजें हैं और जिन सरफेस को अक्सर हमारे छोटे बच्चे टच करते रहते हैं या हम खुद उन सरफेसेस को टच करते रहते हैं, तो ऐसी सरफेस को अक्सर जो है नियमित तौर तरीकों से उसे स्वच्छ करते रहना चाहिए, उसे साफ करते रहना चाहिए। अक्सर साफ करने के लिए विभिन्न प्रकार के हमारे पास फिनाइल वगैरह आते हैं जो कि कीटाणु रोधी होते हैं, उनका उपयोग करते हुए हमें सभी सरफेस को साफ करते रहना चाहिए, जिससे कि यदि हमारे द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा या फिर अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा उन सरफेस को टच किया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार का जो खतरा है वो खतरा उन्हें महसूस ना होने पाए और वो अपने आप को इस बीमारी से बचा करके रखें। इसके अलावा एक और चीज अक्सर लोगों में देखी जाती है कि बहुत सारे लोग जो है वो इधर उधर थूकने का कार्य करते हैं, थूकने की क्रियाएं करते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारे लार में या हमारे थूक में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं। तो अक्सर जो हमारी पुरानी आदतें थी, जैसे पान खा लिया, पान खा के कहीं भी इधर उधर थूक दिया, तो वो सब क्रियाओं को हमें करने खुद बचा सकते हैं और साथ ही साथ हम अन्य दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं, जिससे कि वो इससे संक्रमित होने से बच जाएं। तो जो यदि हमें थूकना है या इस तरह का किसी प्रकार का मुंह में आई हुई चीजों को रिलीज करना है, बाहर निकालना है, तो जो उपयुक्त स्थान होता है, उचित स्थान जहां पर लोगों का आना जाना कम होता है या डस्टबिन वगैरह है जो कि ढक करके रखी हुई है और नियमित तौर तरीके से उसे साफ किया जाता रहता है, तो वहां पर हमें थूकना है या इस तरीके के कार्यों को करना है। इसके अलावा एक और चीज है जिसपे मैं यहाँ पे संक्षिप्त रूप से चर्चा करना चाहूंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि हम में से बहुत सारे लोग हैं, लॉकडाउन लग चुका है, सरकार का कहना है, लोगों का कहना है कि आप अपने आप को बचा करके रखिए, अपने आप को आइसोलेट करके रखिए, घरों में अपने आप को कैद करके रखिए, लेकिन लोग जो है बहुत सारे मानने वाले नहीं हैं। वो घरों से बाहर निकलते हैं, अवांछित तरीके की ट्रेवल्स करते हैं, घूमना फिरना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं। तो यदि इस तरह के तरीकों का आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप खुद प्रभावित हो सकते हैं, साथ ही साथ अपने घर वालों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इन सब सारी चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है यहाँ पर। और यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो गया, हो सकता है कि वो आपके घर का सदस्य हो, आपके परिवार का सदस्य हो, तो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उससे एकदम अलगाव नहीं कर लेना है। कहीं उसको ऐसा न महसूस होने पड़े लगे कि अब हमारे साथ इस तरह की घटना हो गई है तो अब लोग हमसे दूरी बना लिए हैं, अब हमारे पास कौन लोग आएंगे। यदि वो कोई बुजुर्ग है, बुढ़ा है, बूढ़ा व्यक्ति है, तो वो अपने आप को एकदम से वंचित न समझ ले। तो इसलिए हमें पर्याप्त जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर बताया गया है, पर्याप्त जो प्रिकॉशंस हैं बताए गए हैं, उन प्रिकॉशंस का उपयोग करते हुए उस व्यक्ति से संपर्क को काटना कतई नहीं है, बल्कि समुचित तरीके से जो उचित व्यवहार है उसको करते हुए उस व्यक्ति को अपने से भावनात्मक रूप से
जोड़ करके रखना है। ये सब हमारी जो क्रियाविधि है इसको जरूर करना है। साथ ही साथ एक और बात पे यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, बहुत सारे चीजें हैं, वहां पर जाने से अपने आप को अवॉइड करना है। और कई बार देखा जाता है कि मीडिया में बहुत सारे लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल्स आते हैं जिसपे कि तमाम तरह की उल्टी सीधी खबरें दिखाई जाती रहती हैं, जिसका कि पालन हमें नहीं करना है। और जहां से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, सूचना लेनी है, वो विश्वसनीय तंत्र होना चाहिए जो कि आपको सूचनाओं को सही प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत कर सके। और यहाँ पर चूंकि अभी हमें डॉक्टर साहब को सुनना है, तो इसलिए बहुत ज्यादा अपनी बातों को आगे न बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा कि वर्तमान में जो स्ट्रेस हमारे अंदर हो जाता है, कुछ प्रकार का तनाव हमारे अंदर, चाहे कोविड को लेके आ जाता है या फिर अन्य तरीके का किसी तरीके का तनाव हमारे अंदर आ जाता है, तो भारत सरकार ने सीआरसी गोरखपुर में एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन जिसका कि नाम किरण है, इसको लॉन्च कर रखा है, जो कि 24/7 मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन के नाम से जानी जाती है। और इस हेल्पलाइन पर आप यदि फोन करते हैं तो ये हेल्पलाइन जो है आपको आपकी समस्याओं हेतु, चाहे वो कोविड से संबंधित समस्याएं हों या आपकी अन्य किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे बहुत सारे लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित रहते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर सुसाइडल समस्याएं रहती हैं, डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, पैनिक अटैक आता है, एंजाइटी होती है, एडजस्टमेंट संबंधी तमाम तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं और तमाम तरह की जो अन्य समस्याएं हैं। इन समस्याओं के निदान हेतु, इन समस्याओं के परामर्श हेतु ये जो हमारी मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन है, ये सभी लोगों को 24/7 सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। और संक्षिप्त में मैं यहाँ पर जो है इस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन का जो नंबर है उसको आप लोगों के सम्मुख बोलना चाहूंगा, जिससे कि आप इस हेल्पलाइन के नंबर के बारे में जानकारी ले लें। हालांकि अभी हम चैट बॉक्स में भी आपको इस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन के नंबर को शेयर कर देंगे। और यदि आप सुन करके लिखना चाहते हैं तो मैं इस नंबर को यहाँ पे दोहराना चाहूंगा। मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन का नंबर है 180059990019। ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन हमेशा 24/7 ऑन रहती है। आप किसी भी समय अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमें फोन कर सकते हैं और फोन के माध्यम से आप हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से, जिसमें कि हमारे पास लगभग 670 साइकोलॉजिस्ट और इतने ही साइकियाट्रिस्ट इस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन पर रहते हैं, जो कि आपको किसी भी समय आपकी किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या के लिए परामर्श प्रदान करते हैं और आपको परामर्श के द्वारा ये बताते हैं कि इस जो कोविड की परिस्थिति चल रही है, इसमें जो आपकी मनोदशा है उस मनोदशा को किस प्रकार से बेहतर बनाना है, अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी मनोदशा को लॉक नहीं होने देना है, साथ ही साथ जो आपके घर में रहने वाले बच्चे हैं उनकी जो मनोदशा है उसे भी कहीं से लॉक नहीं होने देना है, जिससे कि बेहतर तरीके से वो घरों में रहते हुए भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि यदि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तो हम किसी तरह की समस्या, किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी से लड़ सकने में बहुत ही ज्यादा सक्षम होते हैं। अपने वक्तव्य को बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए, क्योंकि हमें अभी आगे डॉक्टर मनोज पृथ्वीराज सर को सुनना है और उनको सुनने का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा श्री नागेंद्र पांडे सर को कि आप आए और कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाएं। श्री नागेंद्र पांडे सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे साथ कीनोट स्पीकर के रूप में आदरणीय राजेश कुमार मिश्रा साहब,
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी CRC, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी वाराणसी जुड़ चुके हैं। मैं सर से अनुरोध करना चाहूंगा कि सर इस कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार एवं तनाव प्रबंधन विषय पे अपने अनुभव सर संक्षेप में हमारे बीच साझा करें। आदरणीय राजेश कुमार मिश्रा साहब। नहीं जुड़ पाए सर। टेक्निकल इशू के कारण लग रहा है सर अभी जुड़ नहीं पाए हैं। तब तक मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में हमारे साथ सम्मानित वक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज पृथ्वीराज सर। मैं सर से अनुरोध करना चाहूंगा कि सर कार्यक्रम में अपने अनुभवों को हमारे बीच साझा करें, जिससे हम इस समस्या से निजात पाने की दिशा में अग्रसर हो सके। आदरणीय डॉक्टर मनोज पृथ्वीराज सर। Thank you, Nagendra Pandey ji. A very good evening to everyone. Director Sir Himanshu Das, Dr. Himanshu Das Sir, Director CRC Gorakhpur, and all esteemed speakers of today's program. Very good evening. मैं सबसे पहले CRC गोरखपुर टीम को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आज ये कार्यक्रम में मुझे एक मौका मिला है बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन आ रहा है? हाँ सर, विजुअल आ रहा है सर, आ रहा है। मेरा पीपीटी आ रहा है स्क्रीन में? हाँ ओके सर, कंटिन्यू कर सर। पीपीटी आ रहा है? कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर पीपीटी जी 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 आ रहा है स्क्रीन? जी जी आ रहा है। थैंक यू। सो आज मेरा टॉपिक भी एक्चुअली कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इस सिचुएशन में हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते, वही मेरा मेन टॉपिक है। इसमें एक्चुअली फर्स्ट पार्ट जो है 19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में हमारा स्पीकर श्री राजेश कुमार यादव जी बहुत मतलब नॉलेज दे चुका है इसमें। सो इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट को थोड़ा मतलब जल्दी से उसको थोड़ा रिवाइज कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा थोड़ा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ। सो अभी आप सब लोग को अभी ये पता है, अभी हमारा दुनिया में ये कोविड-19 का सेकेंड वेव बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। सब जगह में केसेस बहुत तेजी से फैल रहा है और सब जगह में केसेस बहुत बढ़ रहा है, एडमिशन बहुत बढ़ रहा है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग का डेथ भी हो रहा है। और ऑलमोस्ट हर दिन मतलब इंडिया में आपको पता है एटलीस्ट कम से कम 4 लाख का केसेस रिकॉर्ड हो रहा है और उसमें 1% का डेथ, मतलब 4 लाख में 4000 का लोग का डेथ डेली मतलब इंडिया में हो रहा है। सो ऐसा इतना मतलब गंभीर बीमार में हम इसके साथ लड़ाई करने के लिए सिर्फ हमारे पास सिर्फ 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो वैक्सीन लगवाना है, वो मेन चीज है, और नेक्स्ट क्या है ये कोविड-19 का एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हम क्या क्या करना है इस सिचुएशन में, इस समय में हम क्या क्या करना है और क्या क्या मतलब नहीं करना है, वो इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। सो कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्यों हम ध्यान देना है, मेन चीज है। अब देखिए ये बीमार ऐसा बीमार है कोई भी नहीं बचा सकते, सब लोग को इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। सो रिस्क बहुत ज्यादा है, किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है उनसे और हमारा फैमिली मेंबर्स, परिवार लोग, सब लोग को इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। सपोज मान लीजिए सपोज हमारे घर पे कोई एल्डरली पीपल है और बच्चे हैं, उनको अगर अफेक्ट हो जाता है उसका कॉम्प्लिकेशंस और सीरियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो इसीलिए मतलब ये हम समझना चाहिए, ये बीमार किसी को भी कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है मेरा हेल्थ बहुत मतलब ठीक है मुझे नहीं होगा, ऐसा मतलब सोचना नहीं चाहिए, सब किसी को भी ये बीमार हो सकता है। सो इसलिए हमारा मतलब गवर्नमेंट एक्चुअली एक 15 पॉइंट्स का इस समय में हम कैसे मतलब बिहेव करना है, ऐसा एक 15 पॉइंट का इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। सो ये ऑलरेडी मतलब सब कुछ मतलब डिस्कशन हो चुका है इस प्रोग्राम में। सो मैं तो जल्दी इसको रिकॉल कर दूं। सो
फर्स्ट पॉइंट है, मतलब जब भी हम अभिवादन करते हैं, ग्रीट करते हैं, पहले हम क्या करते थे, हाथ से मिलता था। किसी कोई आने से हम हाथ देके हैंडशेक करता था, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा हम नहीं करना है। दूर से हम ग्रीटिंग या अभिवादन दूर से करना है, और कम से कम मतलब एटलीस्ट 6 फीट का मतलब स्पेस, एक से दूसरे से 6 फीट का मतलब दूर बनाकर रखना है। देन मास्क, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा हमें मास्क पहनना है, और मास्क कैसे पहनना, कैसे उसको डिस्पोजल करना, वो भी बहुत ध्यान देना है। और मतलब बिना हाथ धो के मतलब आंख को या नाक को या मुंह को टच नहीं करना है। नेक्स्ट, सपोज हमको किसी मतलब काशी ज्यादा हो रहा है और चीख आ रहा है, मतलब उसके लिए मतलब एक मतलब रुमाल जैसा कुछ यूज करके चीखना है। अगर रुमाल हमारे पास नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, हमारा मतलब एक कोने का अंदर भाग को ऐसा फोल्ड करके ऐसा चीख सकते हैं। सो नेक्स्ट, हमेशा मतलब रेगुलर इंटरवल में हमने हाथ धोना है, मतलब कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड तक पूरा हाथ धोना है। और सब हम जो भी हम यूज करते हैं हमारा ऑफिस में या घर पे, और जो भी हमारा मतलब सामान है, उसको बार बार सैनिटाइजर डाल के या साबुन से उसको साफ करना है और नहीं थूकना है। नेक्स्ट, अनावश्यक ट्रैवल नहीं करना है। सपोज देखिए हम मतलब कहीं मतलब बाहर जाने से भी, वहां भी एक कोविड-19 के लिए क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस लेना है, क्या क्या करना नहीं करना, उसमें पूरा ध्यान देके हम ट्रैवल करना है। और ट्रैवल मैक्सिमम मतलब अवॉइड करना है, अनलेस मतलब वो मतलब जरूर बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है तब ट्रैवल करना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है, ट्रैवल को अवॉइड करना है। और मेन चीज यही है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सपोज किसी को कोविड हो जा रहा है, सपोज घर के आसपास किसी को कोविड हो रहा है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ये मतलब ये आदमी उनको मतलब खराब हो गया, उनके पास नहीं जाना है, कोई मतलब ये करना है, ऐसा मतलब ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, मेन चीज है। और सपोज कोई बोलता है पार्टी है आ जाओ, मतलब फंक्शन है आ जाओ, अगर ऐसा बोलने से भी हम उनको ये बोलना है, ज्यादा भीड़ का जगह को हमने अवॉइड करना है। ज्यादा भीड़, जहां भी ज्यादा भीड़ होता है वो जगह को हमने अवॉइड करना है। और मेन चीज यही है, हम आजकल बहुत व्हाट्सएप यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, बहुत सारा मतलब इंफॉर्मेशन हमको व्हाट्सएप में आते हैं, वो थोड़ा हम ध्यान से देखना, कौन सा इंफॉर्मेशन सही है, कौन सा इंफॉर्मेशन गलत है, वो थोड़ा ध्यान से देखना है। मतलब ऐसा हम फॉरवर्ड नहीं करना है, जो भी न्यूज आ जाता है बिना चेक करके वो फॉरवर्ड नहीं करना है। और कितना पॉसिबल है हमारा ट्रस्टेड रिसोर्सेज से, गवर्नमेंट वेबसाइट से, गवर्नमेंट एप्लीकेशन से जो इंफॉर्मेशन हमको मिलते हैं उसको हम ट्रस्ट करना है। और सपोज कोई हेल्प चाहिए, किसी हेल्थ कोविड के बारे में कुछ हेल्प चाहिए, तो हम तुरंत ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी हमारे पास है, वो उसको कॉल करके हम हेल्प ले सकते हैं 1075 को। देन और ये मेन चीज है, ये साइको सोशल सपोर्ट। ये देखिए अभी इस समय में बहुत सारों को बहुत सारा मतलब स्ट्रेस होता है, तनाव होता है और बहुत कष्ट होता है। किसी को मतलब नौकरी चला जाता है, और किसी फैमिली में बहुत मतलब बीमार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डेथ हो जाते हैं। अगर ऐसा होने से ऑटोमेटिकली वहां बहुत स्ट्रेस और तनाव हो जाते हैं, और उससे मतलब डिस्टर्बेंसेस, मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। डिप्रेशन का, एंजाइटी का, नींद का दिक्कत हो सकता है, एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकता है, और मतलब किसी को मतलब बहुत मतलब गुस्सा आ सकता है, और नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हो सकता है, सुसाइड टेंडेंसीज ज्यादा हो सकता है। सो अगर ऐसा होता है ना, इमीडिएटली उनको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट और मेंटल हेल्थ सपोर्ट उनको बहुत मतलब हम देने के लिए कोशिश करना है। सो ये सारा 15 पॉइंट्स मतलब कोविड-19 का सिचुएशन में हम मतलब जनरली क्या करना है और क्या क्या चीज नहीं करना है, इसके बारे में ये जानकारी था। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन यही है, एक कोविड-19 में हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? एक्चुअली अब देखिए आज का दिन में डेली इतना केसेस रिकॉर्ड हो रहा है, ऑलमोस्ट हर फैमिली में एक आदमी को मतलब ऐसा इन्फेक्शन का चांसेस हम सुन रहे हैं, और मतलब ऑलमोस्ट मतलब डेथ का रेट भी बहुत बढ़ गया है। सो इसलिए मतलब इतना सीरियस कंडीशन में किसी को भी मेंटली बहुत डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, बहुत तनाव हो सकता है, मन का अंदर बहुत चिंता हो सकता है, बहुत मतलब नेगेटिव सोच ज्यादा हो सकता है,
और जब ये नेगेटिव सोच और चिंता और जब ज्यादा बढ़ जाता है, डिप्रेशन, बहुत सीरियस लेवल में डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है और उससे सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। तो इसीलिए कोविड-19 का स्ट्रेस जो है उसको सही तरह से हम मैनेज करना है। सो उसके लिए क्या क्या मतलब स्टेप्स है। मैं थोड़ा जनरली डिस्कस किया हूँ, जनरली स्ट्रेस को मतलब कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देख सकते हैं। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, हमारा मतलब अभी जो इंफॉर्मेशन अभी हमको आ रहा है वो थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा। अब देखिए, सपोज हम सुबह से रात तक सपोज टीवी देखते हैं, टीवी में हमेशा यही न्यूज चलते हैं और न्यूज में यही नेगेटिव न्यूज ज्यादा आ जाते हैं, यहाँ इतना डेथ हो गया, इतना मतलब सीरियस केसेस हो गया, इतना केसेस बढ़ गया, ऐसे नेगेटिव न्यूज हमेशा आते हैं। अगर वो नेगेटिव न्यूज को हम सुबह से रात तक जब हम सुनेंगे ना, हमारा मन भी इजीली उससे अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए जो भी हम टीवी देखना या न्यूज सुनना, उसको टाइम रेस्ट्रिक्शंस रखना है और मेनली मतलब जो समाचार सच है उस न्यूज को हम सुनना है। जो भी न्यूज हम किसी को फॉरवर्ड करेंगे, वो न्यूज को पहले हम चेक करना है, ये सच न्यूज है कि नहीं है या फेक न्यूज है क्या, वो चेक करके हम क्या किसी को इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। मतलब ट्रस्ट ओनली फ्रॉम रिलायबल रिसोर्सेस, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जो है हेल्थी लाइफस्टाइल। इस समय में हमारा मतलब हेल्थ को बहुत ध्यान देना है और हमारा रूटीन लाइफस्टाइल, डेली एक्टिविटीज जो है उसको भी हम बहुत सिस्टमैटिक करना है। कैसा कर सकते हैं? सबसे पहले हमारा डाइट। डाइट को बहुत न्यूट्रिशियस डाइट लेना है और हेल्दी डाइट लेना है और टाइम से खाना है। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और नाइट का डिनर सही टाइम से खाना है और हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड जिसमें ज्यादा विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो फूड ज्यादा खाना है, जंक फूड्स नहीं खाना है। नेक्स्ट हमारा नींद। रात में मतलब टाइम से सोना है और सुबह टाइम से जगना है। मतलब एक रेगुलर नींद का पैटर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम रात में लेट से सोएंगे, सुबह लेट से जगेंगे, ऐसा नहीं है। एक रेगुलराइज नॉर्मलाइज अच्छा नींद का पैटर्न हमारा डेली मतलब लाइफ में होना चाहिए। और उसके लिए एक्चुअली अच्छा से नींद होने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स भी होता है। स्लीप हाइजीन आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक्स होता है स्लीप हाइजीन के लिए। वो स्लीप हाइजीन को हम रेगुलरली फॉलो करना है। नेक्स्ट अब देखिए, ज्यादा पानी पीना है। मेन हाइड्रेशन, हमारा शरीर का हाइड्रेशन जो है उसको मतलब सही रखना है। ज्यादा कम से कम एटलीस्ट 3 या 4 लीटर पानी तक डेली पीना है। और एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइज भी मतलब छोटा मोटा एक्सरसाइज। हम अभी कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, जिम नहीं जा सकते हैं, इसलिए घर पे है छोटा मोटा एक्सरसाइज जो भी हम कर सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेच आउट एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस अगर डेली करेंगे उससे भी हमारा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। और मेनली ये चीज को अवॉइड करना है, नशा यूज नहीं करना है। स्मोकिंग या टोबैको या दारू पीना या किसी नशा यूज नहीं करना है। और मेन देखिए, सपोज कोई मतलब ज्यादा स्पिरिचुअल में मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड हो या रिलीजियस ज्यादा इंटरेस्ट हो, हम प्रेयर्स और प्रार्थना और मेडिटेशन, योगा, ये सब कुछ भी कर सकते हैं। हमारा अगर ये हम रेगुलरली करेंगे उससे भी हमको थोड़ा मतलब ये सिचुएशन को डील करना का जो कोपिंग एबिलिटी जो है वो हमको मिल जाएगा हमको। नेक्स्ट, टाइम टू रिलैक्स। एक चीज होता है हेल्थी लाइफस्टाइल और उसके साथ मतलब हमारा डेली लाइफ को भी हमको खुद को भी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए भी टाइम देना है। ये योगा, मेडिटेशन या जो भी आपको अच्छा लगता है। किसी को मतलब गान सुनने के लिए अच्छा लगेगा, टीवी देखने के लिए अच्छा लगेगा या बुक्स पढ़ने के लिए अच्छा लगेगा। वो जिनको भी जो भी अच्छा लगता है, पसंद लगता है, वो चीज ज्यादा कर सकते हैं। खुद को रिलैक्स करने के लिए टाइम देना है। देन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, इस समय में हमारा रूटीन जो है बहुत मतलब हो सकता है डिस्टर्ब हो गया है। मतलब ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज हो सकता है या मतलब हमारा रूटीन का एक्टिविटी जैसा करता था वो थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो सकता था। इसलिए हम कितना पॉसिबल है डेली हमारे रूटीन को थोड़ा जैसा हम कर रहे थे ऐसा कंटिन्यू करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। जैसा हमने नॉर्मली करता था ऐसा मतलब हमारा नॉर्मल ड्यूटीज जो है उसको रेगुलरली वो करने के लिए कोशिश करना ही है। और डेली एक लिस्ट बना दीजिए, ओके आज का दिन में मैं ये करना पड़ेगा, ये करना है, ये मेरा मतलब ड्यूटीज है। ऐसा डिवाइड करके प्रायोरिटाइज करके आपका काम तो करना पड़ेगा। अगर आप बहुत सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा रखता है उससे भी हमारा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। और इस कंडीशन में मेनली ये इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डिस्टेंस बट सोशली कनेक्टेड। इसका मतलब क्या है, हम
हमेशा हम ये बोलते रहे ना, एक से दूसरे एटलीस्ट कम से कम 6 फीट डिस्टेंस होना चाहिए, वो फिजिकल डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन हम सोशली कनेक्टेड मतलब क्या है, कितना पॉसिबल है हमारा फ्रेंड्स को कॉल करके बात करना है, हमारा फैमिली मेंबर्स के साथ बात करना है, या ऑफिस में किसी से बात कर सकते हैं। सो मेनली हम सोशली कनेक्टेड होना चाहिए। हमारे पास आजकल सबके पास ये स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप है, ईमेल्स है, इंस्टा, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स होता है, उससे हम सोशली कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन इसमें भी हम इसको ध्यान रखना है, सोशली जब बात करेंगे उस समय में पॉजिटिव चीज बात करना है। ऐसा नहीं है सपोज कोई कॉल कर रहे हैं आपको, मतलब कॉल में भी ऐसा नहीं बात करना है आज इतना केस हुआ, इतना सीरियस हो गया, इतना डेथ हुआ, ये नेगेटिव चीज बात नहीं करना है। हम कितना मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स कितना हम दे सकते हैं, उतना मतलब पॉजिटिवली हम फोन में बात करना है। और नेक्स्ट पॉजिटिविटी, सो मेन चीज है पॉजिटिव एटीट्यूड। सो जब भी आप किसी से बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करना है। होप हम और सपोज किसी को मतलब प्रॉब्लम है, उनको हम होप देना है, कुछ नेगेटिव बात नहीं करना है। और मतलब सब चीज को मतलब बहुत विद काम एटीट्यूड और बहुत मतलब स्टेबल माइंड के साथ हम इसको डील करना है। तो इसलिए हमारा खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का लेवल ऑफ होप और खुद का लेवल ऑफ ये पॉजिटिविटी को बहुत हम बढ़ाना पड़ेगा, तब हम और किसी को हम पॉजिटिविटी दे सकते हैं। और जहां भी पॉसिबल है अगर किसी को आप मदद कर सकते, जो भी आप मदद कर सकते हैं मदद कर सकते हैं। सो और जब आप किसी को हेल्प करते हैं उससे भी हमारा जो सेल्फ जो पॉजिटिविटी जो फीलिंग जो है वो भी बढ़ जाएगा जब किसी को आप मदद करेंगे। सो पॉजिटिव एटीट्यूड। और नेक्स्ट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्नॉलेज योर फीलिंग्स। मतलब क्या है, सपोज अब देखिए अभी जैसे मैंने बोला था बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत तनाव हो रहा है, उससे हमारा मेंटली और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा हो सकता है। सो जब भी ऐसा हो जाता है तुरंत उसको हम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई मतलब क्या है, तो तुरंत हम समझना चाहिए मेरा मन थोड़ा मतलब उदास हो रहा है, थोड़ा घबराहट लग रहा है, और थोड़ा मेंटली ज्यादा नेगेटिव सोच आ रहा है, और ज्यादा मतलब सुसाइड टेंडेंसी अगर आ जाते हैं वो, सो ये सब नेगेटिव फीलिंग्स को तुरंत हम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उससे हम थोड़ा दूर रहने के लिए कोशिश करना है। उसको जब भी ऐसा सोच आ जाता है, जब भी थोड़ा ऐसा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, उससे थोड़ा दूर रहने के लिए हम कोशिश करना है। तो उसके लिए क्या करना है, जब भी ऐसा सोच आ जाते हैं तुरंत दूसरा कुछ एक्टिविटी में आपका ध्यान देना है। अगर ऐसा करेंगे ना तब ये वाला नेगेटिविटी फीलिंग्स मतलब जल्दी मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। अगर वो सेम चीज को अगर ज्यादा सोचेंगे वो वाला चीज और ज्यादा आ जाएगा। सपोज एक बार आपको नेगेटिव सोच कुछ आ रहा है, अगर उसके बारे में अगर ज्यादा सोचेंगे क्या होता है, वो चीज और 10 बार ज्यादा आ जाएगा। सो नेगेटिव चीज को हम बार बार नहीं सोचना है। और सपोज आपको लग रहा है बहुत स्ट्रेस लग रहा है, नींद नहीं आ रहा है, भूख नहीं लग रहा है, अगर आपको बहुत सिम्टम्स आपको ज्यादा हो रहा है तुरंत प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ेगा। आप सीआरसी में भी मतलब एक हेल्पलाइन नंबर है, और किसी डॉक्टर से आप फोन करके बात करके आप हेल्प लेना चाहिए। सपोज आपको लग रहा है बहुत सीरियस ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत टेंशन ज्यादा बढ़ रहा है, तब उसके लिए मतलब साइकेट्रिस्ट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। सो इसके साथ जो भी मैंने डिस्कस किया इसके पहला स्लाइड्स में, जो कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है, वो सब कुछ हम फॉलो करना है जब भी हमको ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होने पर। सो हम मेन ये चीज है, जब भी थोड़ा इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस फील होता है तुरंत हेल्प लेना है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो और लास्ट 2 स्लाइड्स इसमें मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ, ये स्ट्रेस वर्क प्लेस में। सपोज मतलब आप ऑफिस में या जहाँ काम कर रहे हो वहां भी कैसे हम थोड़ा स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। कारण अभी इस समय में वर्क प्लेस स्ट्रेस भी बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, पर्टिकुलरली जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं उनको ये वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा फील हो रहा है। सो जहां हम ये फॉलो करना ट्राई करना पड़ेगा, टीम वर्क जो भी हमारा काम ड्यूटीज जो है उसको डिवाइड करके करना है विद टीम वर्क के साथ। और जब भी चांस मिलेगा थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, मे बी 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक लेके खुद को रिलैक्स करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। और मैक्सिमम प्रिकॉशनरी मेजर्स,
जो भी हमने पहले डिस्कस किया था वो मैक्सिमम प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ काम करना है, और प्रॉपर कम्युनिकेशन, और एक बंदे और दूसरे बंदे के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। सपोज किसी को बीमार होता है, वो आइसोलेशन में चला जाएगा, सो उनका काम भी हमारा ऊपर आ जाएगा। सो ऐसा कंडीशन में कैसे उसको मैनेज करना है, वो तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो मेन चीज है खुद को भी सपोर्ट करना है, और हमारा कोलीग्स और हमारे साथ में जो है उसको भी हम जितना पॉसिबल है उनको इमोशनल सपोर्ट और मतलब ऑक्यूपेशनल सपोर्ट उनको देना है। सो मैनेजिंग स्ट्रेस इन वर्क प्लेस। और लास्ट स्लाइड यही है, मैनेजिंग स्ट्रेस ऑफ क्वारंटाइन। सपोज किसी को इन्फेक्शन पॉजिटिव हो जाते हैं, वो क्वारंटाइन में चला जाएगा, सो उसमें क्या करना है। सो जब भी किसी को क्वारंटाइन में रहता है, ये तो देखना है उनका मतलब एटलीस्ट क्वारंटाइन कम से कम 2 हफ्ता के लिए रहेगा। सो वो 2 हफ्ता हम कैसे मैनेज करेंगे वो थोड़ा प्लान करना है। सो उसके लिए प्रोटोकॉल जो भी मतलब क्वारंटाइन प्रोटोकॉल्स है उसको मतलब हम देखना है। और मैक्सिमम देखिए जब क्वारंटाइन में रहेंगे ज्यादा नहीं सोचना है, चिंता करना, सोचना और नेगेटिव सोचना, मेरे बीमार क्यों हो गया, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा नहीं सोचना है। एक्चुअली आजकल हमको बहुत सारा कॉल्स भी आ रहा है जहां सपोज किसी को पॉजिटिव हो रहा है, उनको बहुत पैनिक अटैक हो जा रहा है, मुझे क्या हो जाए, मुझे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा क्या, ऐसा पैनिक अटैक्स ज्यादा हो रहा है, एंजाइटी ज्यादा बढ़ रहा है, नींद का डिस्टर्बेंसेस ज्यादा हो रहा है। सो उसको हम मौका नहीं देना है। सो मैक्सिमम थोड़ा एक्टिव मतलब आपका खुद का रूम में भी, कमरा में भी कुछ एक्टिविटी, कुछ तो छोटा मोटा एक्सरसाइज कुछ कर सकते हैं, या मूवीज देख सकते हैं, गान सुन सकते हैं। सो एक्टिविटी में बिजी रहना है। और आइसोलेशन में भी आप और फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को कॉल करके बात कर सकते हैं, फैमिलीज को रीएश्योर करेंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, ऐसा मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन देके रीएश्योर करना है, और नेगेटिविटी से हम दूर रहना है। सो ये मेनली क्वारंटाइन में हम मतलब क्या क्या करना है, ये पॉइंट्स दिया हुआ है। सो एट द एंड देखिए अभी ये कोविड सिचुएशन मतलब अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी प्रॉब्लम है, ये चला जाएगा। हमारा मतलब सोच ऐसा होना चाहिए, जो भी अभी प्रॉब्लम्स हो रहा है वो परमानेंट नहीं है, वो मतलब जल्दी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, चला जाएगा, ऐसा हम सिर्फ पॉजिटिव मतलब एटीट्यूड, पॉजिटिव सोच ज्यादा देना है। जब भी हमारा मन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्या करने से मन को बेटर कर सकते हैं वो हम करना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कीनोट स्पीकर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय राजेश कुमार मिश्रा साहब, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी वाराणसी से। मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगा, सर अपने अनुभवों को हमारे बीच साझा करें। आदरणीय राजेश कुमार मिश्रा साहब। रमेश जी सर जुड़ पाए हैं क्या? मेरी आवाज मिल रही है रमेश जी? रमेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर नेटवर्क प्रॉब्लम का इशू नहीं जुड़ पाए। चलिए कोई कार्यक्रम को आगे बढ़ा। सर अभी हमारे बीच जुड़ नहीं पाए हैं, फील्ड विजिट में है, नेटवर्क इशू है, वहां से प्रयास उन्होंने किया पर हमारे बीच नहीं जुड़ पा रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय राजेश कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी सीआरसी गोरखपुर को। सर आप क्वेश्चन आंसर सेशन को सर से ले सकते हैं। निश्चित ही प्रतिभागियों के कुछ सवाल आए होंगे, आप सर से जानना चाहें सर, ले सकते हैं आदरणीय राजेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप तक मेरी आवाज जा रही है सर? मिल रही है सर? ओके सर। जैसा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषयक वेबिनार में कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और तनाव प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर
हमारे साथ वक्ता के रूप में जुड़े रहे अनुभवी मनोरोग चिकित्सक एम्स गोरखपुर डॉक्टर मनोज पृथ्वीराज सर और समाज कार्य विभाग से पुनर्वास अधिकारी श्री राजेश कुमार यादव सर। आप सभी का इस महत्वपूर्ण विषय पर उद्बोधन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहला सवाल श्री राजेश कुमार यादव सर से लेना चाहूँगा कि सर इस कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो सेकंड वेव पूरे देश में चल रही है, इस परिस्थिति के बीच में व्हाट्सएप में तमाम प्रकार के ऐसे मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी, इससे ज़्यादा खतरनाक होगी, तो लोग इस चुनौती के बजाय अगले 2-3 महीने आगे तक तीसरी वेव के बारे में बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी और एक तरीके से भय युक्त माहौल में जी रहे हैं। तो उनको अपनी तरफ से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है सर। तो जैसा कि वर्तमान समय में हम कोविड-19 की दूसरी वेव का सामना कर रहे हैं और तमाम सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स और तमाम सारे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमें ये पता चला है कि तीसरी वेव भी आनी है और जिसके बारे में कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण जो है लोगों के द्वारा बताए जा रहे हैं। तो मेरा कहना यही होगा यहाँ पे कि जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो विशेषज्ञ हैं, जिनको कि शायद ये पता है बेहतर तरीके से कि जो तीसरी वेव आएगी तो उससे बचाव के लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार से अपने आप को उस वेव से बचाए रखना है, अपने बच्चों को उस वेव से बचाए रखना है, और तमाम सारी जो गाइडलाइंस भारत सरकार की तरफ से, मेडिकल बोर्ड की तरफ से या अन्य माध्यमों से जो गाइडलाइंस दी जाएंगी तो उसका विशेष रूप से पालन करना है। यदि हम लापरवाही बरतते हैं या फिर पर्याप्त जो सूचना तंत्र के संसाधन हैं जिनसे उचित सूचनाएं नहीं आती हैं, तो हमें गलत सूचनाओं का किसी भी प्रकार से लेकर के अपने आप में घबराहट या बेचैनी नहीं महसूस करना है, क्योंकि व्हाट्सएप पे तमाम सारे ऐसे न्यूज आते हैं जिसका कि कोई लीगल रिसोर्स नहीं होता है, केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसी सूचनाएं आती हैं। तो जैसा कि तीसरी वेव आनी है ये तो बहुत सही है, लोगों ने बताया भी है, लेकिन उसके बारे में बेवजह पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और अपनी लाइफ को सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ाने की एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए, जो गाइडलाइन सरकार द्वारा दी जाती है उसका पालन करते हुए सारे अपने क्रियाकलापों को स्वच्छता पूर्वक करते रहना, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा सर। बहुत सारे दिव्यांग बच्चे जो सीआरसी की सेवाओं को पिछले समय में लेते रहे हैं ओपीडी सर्विसेज के जरिए, लेकिन वर्तमान समय में इस वैश्विक महामारी के कारण वो अपनी सेवाएं अभी डायरेक्टली नहीं ले पा रहे हैं, ऑनलाइन ले पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे अभिभावकों की ये समस्याएं हैं कि अब लंबे समय तक एक तरीके से बच्चे घर में बंद हैं तो उनको समायोजन संबंधी विकार का सामना करना पड़ रहा है, घर में एक तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम बिहेवियर जनरेट हो रहा है। तो उस पर कुछ प्रकाश डालें सर, ताकि हमारे दिव्यांगजन अभिभावकों को लाभ प्राप्त हो सके। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जो हमारे अभिभावकगण अपने बच्चों को लेकर के सीआरसी में आते थे, जिसकी वजह से बच्चों का घर के वातावरण में रहते रहते जो उन्हें तमाम तरह की समस्याएं, बेचैनी वगैरह महसूस होती थी, वह यहाँ पर आकर के हमारे विशेषज्ञों से मिल करके उनके द्वारा दी जा रही थेरेपीज को प्राप्त करके सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने की दिशा में अग्रसर हो गई थी। लेकिन अब चूंकि सरकार की तरफ से लॉकडाउन पिछली बार भी लगा था, वर्तमान समय में भी लॉकडाउन लग चुका है, जिसकी वजह से अभिभावकगण ऑनलाइन हमारे विशेषज्ञों से परामर्श लेकर के तमाम तरह की सुविधाओं को प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे घर में ही हैं और अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं या किसी तरह की समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि घर पे रहने वाले तमाम तरह के ऐसे कार्य हैं,
क्रियाकलाप हैं जो कि छोटे बड़े कार्य हैं, जिसमें कि तमाम तरह की जो प्रिकॉशंस हैं उसका पालन करते हुए उन कार्यों में बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। माता पिता खुद बच्चों के साथ खेल कूद के जो इंडोर गेम्स हैं उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि बच्चों के बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन हैं जो बच्चों के साथ उनके विभिन्न प्रकार के कार्यों क्रियाकलापों में सम्मिलित हो सकते हैं, भागीदार हो सकते हैं, चाहे वो खेल कूद संबंधी क्रियाकलाप हो, चाहे वो उनके पठन पाठन संबंधी क्रियाकलाप हो, या एक्सरसाइज, थेरेपी, योगा, मेडिटेशन से संबंधित क्रियाकलाप हो। तो ऐसे कार्यों में उनको यदि संलिप्त किया जाता है तो बच्चे जो है अपने आप को सही प्रकार से समायोजित करने में सक्षम हो पाते हैं। यहाँ पे हमारे कई गार्जियंस की ये भी शिकायत क्या मतलब उनकी समस्या है कि उनका जो घर है बहुत छोटा है, एक ही कमरे का घर है, उसमें परिवार रहता है, तो ऐसे में बच्चे बेचैन हो जाते हैं। तो ये उनके लिए सलाह होगी कि यदि उनके आसपास बालकनी वगैरह है या फिर छोटा गार्डन है सामने या उनकी छत है, तो वहां पर भी बच्चे को ले जा करके कुछ देर आउटिंग करा करके सारे प्रिकॉशंस का पालन करते हुए यदि वो अपने बच्चे को सही प्रकार से उनकी क्रियाओं में इस तरह से व्यस्त रखते हैं तो उनकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने की दिशा में अग्रसर होंगी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हम सबके साथ एक बार पुनः डॉक्टर मनोज पृथ्वीराज सर जुड़ चुके हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू सर। आई एम राजेश कुमार। यस सर। सर एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा सर, क्योंकि इस कोविड-19 पैंडेमिक में बार बार हाथ धोना, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जैसी एक तरीके से हमारी जो गाइडलाइन है कि हमको हाथ धोते रहना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, तो इस कारण बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो लक्षण हैं वो देखने को मिल रहे हैं सर। तो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल अगर इसकी रोकथाम जैसे विषय पर या एक तरीके से लोगों की मानसिकता बदलने के परिप्रेक्ष्य में अगर आप थोड़ा सा लाइट डालें सर तो ज्यादा अच्छा होगा सर। ओके, ठीक ठीक। अभी देखिए एक्चुअली अभी रिसेंटली ये सब मतलब जो भी प्रिकॉशनरी लेवल्स हम ले रहे हैं अभी लास्ट 1-1.5 साल से हम फॉलो कर रहा है ज्यादा। मतलब उसके पहले हम ऐसे इतना ज्यादा हमने हाथ धोना है या बार बार सैनिटाइजर यूज करना वो नहीं करता था हमें, है ना। अभी रिसेंटली ये सब कुछ मतलब लास्ट 1 साल 1.5 साल में ज्यादा बढ़ मेनली कोविड का वजह से। लेकिन देखिए यहाँ आप सही बोला है, मतलब ये बार बार हाथ धोना है फिर बार बार मतलब रिपीटेडली सैनिटाइजर यूज करना है, इससे थोड़ा ऑब्सेसिव का सिम्टम्स और जो ओसीडी जो बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो उतना डिसऑर्डर लेवल तक पहुंच सकते हैं। ऑलरेडी मतलब वो आदमी को ऑलरेडी कुछ ऑब्सेसिव पर्सनालिटी ट्रेट्स है या ऑब्सेसिव पर्सनालिटी है, वो आदमी को ये डिसऑर्डर लेवल में पहुंचने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम ये करना है, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब देखिए मतलब हाथ धोने के लिए या सैनिटाइजर यूज करने के लिए एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस हम खुद को रखना है। ऐसा नहीं है हम मतलब हर 5 मिनट में 10 मिनट में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ जब भी हम किसी को टच करते हैं या किसी चीज को यूज करते हैं या कहीं बाहर जा रहा है तब ये सैनिटाइजेशन को ज्यादा ध्यान देना है। बाकी समय में हम इसको करने से हमको कुछ मतलब ही नहीं है। सो जब भी एक्सपोजर का चांसेस ज्यादा है, इन्फेक्शन का एक्सपोजर चांसेस ज्यादा है, उस सिचुएशन में हम ये सारा हम प्रिकॉशंस फॉलो करना है। बाकी टाइम में बार बार इसको करने से हमको कुछ फायदा नहीं होता है। तो इसलिए इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस, खुद को तो रिस्ट्रिक्शंस रखना है। अगर हमको लगता है मतलब हम ज्यादा कर रहे हैं, मतलब बिना कंट्रोल ये करना लगता है, तब उसके लिए हम साइकियाट्रिस्ट से कंसल्टेशन जरूर लेना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आपका एक तरीके से इस पटल पर इस वेबिनार के जरिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ हमारे जुड़े हुए अभिभावकों, पुनर्वास व्यवसायिकों को जो उपलब्ध कराई हैं सर, मैं आशा करता हूं कि इत्यादि सारी महत्वपूर्ण जानकारियों का उपयोग लोग अपने निजी जीवन में करेंगे और कोरोना को हराने में अपने आप को सबल बनाएंगे। इसी बात के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं कार्यक्रम समन्वयक श्री नागेंद्र पांडे सर को आमंत्रित करता हूं कि कार्यक्रम को आगे की तरफ लेकर के जाएं। हेलो। हाँ मुकेश चौधरी जी। हाँ बोले सर। क्वेश्चन था। हेलो जी मुकेश जी बताइए। बोले सर बोले।
जी डॉक्टर साहब, मेरे से एक क्वेश्चन था सर आपसे हाँ कि काफी दिन से जो बच्चे हैं जो घर में रह रहे हैं, अब उनका एजुकेशनल, जैसे बच्चों का हम रह के बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं घर पे, तो बच्चे उसके कारण काफी उनका बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस आया है। न तो वो ढंग से बोल पाते हैं, न उसका जवाब दे पाते हैं, न प्रॉपर जैसे स्कूल के अंदर जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है उसी प्रकार हम बच्चों को घर में ट्रीट करते हैं, तो वो उनका बच्चों का बिहेवियर दिन ब दिन थोड़ा अलग होता जा रहा है। ओके। एक्चुअली मुझे थोड़ा बीच में थोड़ा आवाज काट गया आपका। राजेश जी आप थोड़ा हेलो। यस सर, यस सर। हाँ आप थोड़ा सवाल को थोड़ा और थोड़ा एक बार आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुकेश जी एक बार पुनः बोलिए अपने सवाल को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे बच्चों को 1 साल से बच्चे घर में ही हैं और बच्चों का प्रॉपर तरीके से उनका एजुकेशन नहीं हो पाया, तो बच्चों में धीरे धीरे उनके बिहेवियर में काफी चेंजेस आ रहे हैं। क्या क्या चेंजेस आ रहा है? जैसे बच्चे से हम बात करते हैं तो बच्चा थोड़ा जोर से बोलता है, थोड़ा प्रॉपर चीज का जवाब नहीं दे पाता है, बड़े में थोड़ा भय बना रहता है कि अब डांटेंगे घर वाले, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। जो पूरे दिन बच्चे घर में रहते हैं तो उसके कारण बच्चों के अंदर काफी चीजों में चेंजेस आ रहा है। ओके 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 ठीक है जी सर। एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे में चिड़चिड़ापन और एक तरीके से फियरनेस का ज्यादा मामला देखने को मिल रहा है, इसका मैनेजमेंट कैसे करें? समझ गया। ओके देखिए मुकेश जी, एक्चुअली ना आपका सवाल बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है। एक्चुअली देखिए अभी लास्ट 1 साल में हमारा बच्चा मतलब घर पे है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल रहा है, खेलने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। सो एक मतलब रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में बहुत दिन चला गया है। सो हम मतलब ऐसा सिचुएशन में 2 टाइप बिहेवियरल चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं। एक इंट्रोवर्ट बिहेवियर एक होता है और एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर हो जाता है। इट मोस्ट कॉमनली हम इंट्रोवर्ट बिहेवियर में मतलब बच्चे थोड़ा चुपचाप हो जाते हैं, पहले जैसा बात नहीं करते हैं, थोड़ा हमेशा मतलब थोड़ा घबराहट के जैसा रहते हैं और मतलब पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, होप कम हो जाता है। सो ये तो इंट्रोवर्ट बिहेवियर होता है, कॉमनली ये हम देख सकते हैं बच्चे में इस समय में। और एक टाइप बिहेवियर प्रॉब्लम होता है चिड़चिड़ापन, ज्यादा गुस्सा आना, इजिली इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है और गुस्सा आता है और मतलब इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में मतलब करते हैं। सो ये दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है पहले हम ये देखना पड़ेगा बच्चे का मतलब मन मतलब क्या हो रहा है, मन का रिसेंटली उनका मन में कुछ चेंजेस हुआ है क्या, उनका मूड चेंजेस कुछ हुआ है क्या, और दूसरा कुछ डर है क्या मन का अंदर। ऐसा थोड़ा बच्चे के साथ बात करना पड़ेगा। 1 नंबर चीज, ज्यादा बच्चे के साथ हम बात करना है। और नेक्स्ट ये करना है बच्चे को घर पे भी मतलब हम जितना पॉसिबल है थोड़ा कुछ एक्टिविटी मतलब प्लेफुल एक्टिविटी में या घर पे मतलब कुछ छोटा मोटा एक्टिविटी प्लान करके बच्चे को हम बिजी रखना है। बच्चे मेन चीज यही है, बच्चे को ज्यादा बिजी रखना है। और फैमिली मेंबर बच्चे के साथ जब बात करते हैं बार बार एक कोरोना ऐसा बात नहीं करना है। तो दूसरा कुछ मतलब स्टोरीज बात कर सकते हैं या कुछ मतलब दूसरा जो भी बच्चे को अच्छा लगता है पसंद लगता है वो बात कर सकते हैं। सो मतलब यही है, बच्चे को मतलब जो मन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो मेन चीज है। उसको हम डेली थोड़ा बच्चे को देखना पड़ेगा बच्चे का मन कैसे है, क्या हो रहा है, उनका कंसर्न्स कुछ है, उसको हम डील करना है। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्री अभिमन्यु मल्होत्रा, पीएनडो सीआरसी गोरखपुर को। सर आए और कार्यक्रम में जुड़े सभी अतिथिगण प्रतिभागीगण सभी को वोट ऑफ थैंक्स से अवगत कराएं। अभिमन्यु जी। Good evening to all. I am very thankful to our director, Dr. Himanshu Das sir, Director NIE PVD for supervision and guidance. I am very thankful to Shri Ravi Kumar sir, Assistant Professor, Speech and Hearing Department, and our resident coordinator for guidance and support. Then I am very thankful to Shri Rajesh Kumar sir, Assistant Professor Clinical Psychology,
for discussing very useful informations. Then I am very thankful to Rajesh Kumar Yadav sir, Rehabilitation Officer, for providing very useful information in order to prevent COVID-19. Then I am very thankful to Shri Manoj Prithvidas sir. Sir has discussed very important information like importance of mental health support to maintain good daily routine and positive attitude. Sir, thank you so much. Then I am very thankful to our program coordinator, Shri Nagendra Pandey sir, orientation and mobility instructor, come special educator, CRC Gorakhpur. And I am very thankful to our participants for joining this program and enhancing our knowledge. Thank you so much all. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से आज इस महत्वपूर्ण वेबिनार कार्यक्रम में कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और तनाव प्रबंधन विषय पर केंद्रित था। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ वक्ता के रूप में जुड़े रहे सभी सम्मानित वक्तागण तथा हम सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर हिमांशु दास सर, कीनोट स्पीकर डॉक्टर श्री राजेश कुमार मिश्रा साहब तथा सीआरसी गोरखपुर के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर आदरणीय रवि कुमार सर, वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े रहे सीआरसी गोरखपुर परिवार से श्री राजेश कुमार यादव सर, डॉक्टर मनोज पृथ्वीराज सर, एम्स गोरखपुर सर, आप सभी को सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम में के सफल आयोजन, क्रियान्वयन तथा सफल संचालन हेतु सभी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से आप सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़े रहे भिन्न भिन्न संस्थानों से कृष्णा जन कल्याण संस्थान मथुरा, आरोह टीटीसी ट्रेनिंग सेंटर जनपद कुशीनगर से जुड़े सर्व शिक्षा अभियान के रिसोर्स पर्सन गण तथा बजरंगी शिक्षा समिति महाराजगंज से जुड़े ट्रेनिंग सेंटर से सभी छात्र अध्यापक गण, संतोष जी, बलवंत जी, बचपन डे केयर सेंटर से जुड़े समन्वयक आदरणीय रमेश सिंह जी तथा ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े सभी छात्र अध्यापक गण, आप सभी का इस कार्यक्रम में सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप इस कार्यक्रम में बड़ी ही तन्मयता के साथ, शालीनता के साथ जुड़े रहे तथा वक्ताओं द्वारा दिए गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को बड़े ही शालीनता के साथ आपने आत्मसात किया, जानने का प्रयास किया, जाना। मैं इस उम्मीद के साथ यह आशा एवं विश्वास रखता हूं कि निश्चित ही आपके माध्यम से ये सभी जानकारियां सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले दिव्यांगजन तथा उनके अभिभावकों तक पहुंच सकेंगी, जिससे उनके क्रियाशैली में तथा उनके व्यवहार में निश्चित ही परिवर्तन आएंगे और वो अपने आप को इस महामारी से कहीं न कहीं बचाव की स्थिति में सक्षम हो पाएंगे, कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। चैट बॉक्स में लिंक डाली जा चुकी है, आप भरने के बाद ही कार्यक्रम से लिप्त होंगे, जिससे आज की उपस्थिति आपकी हमारे साथ हो सके। पुनः कार्यक्रम में आप सभी के प्रति हार्दिक आभार कार्यक्रम की तरफ से व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू।